हिंदी व्याकरण शिक्षण के अंतर्गत आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। जैसा कि आप सभी स्क्रीन में देख पा रहे हैं, समास। समास पर चर्चा करते हैं। समास का ज्ञान प्रत्येक विद्यार्थी को होना चाहिए। बच्चे जिस कक्षा में पढ़ रहे हैं वहां तो हिंदी विषय के अंतर्गत समास को पढ़ेंगे ही, लेकिन आगे चलकर भी जब कोई विद्यार्थी कोई प्रतियोगी परीक्षा दिलाता है तो देखने में आता है आजकल हर कंपटीशन एग्जाम में समास से एक दो प्रश्न आता ही है। इसलिए समास को केवल पढ़ना नहीं, समास को हमें समझना है, ठीक है, ताकि हम समासिक पदों का विग्रह कर सकें। अगर विग्रह है तो उसको हम समासिक पद बना सके, और यह हम तब कर सकते हैं जब हमें समास का पूर्ण ज्ञान होगा। तो आइए जानते हैं समास। समास का काव्य में बहुत ही महत्व है। हिंदी शब्द निर्माण की प्रक्रिया में या कोई भी भाषा हो, शब्द निर्माण की प्रक्रिया में समास का बहुत ही महत्व है। जब कोई कवि या लेखक समासिक पदों का प्रयोग करता है अपने काव्य में तो उनका काव्य बहुत ही प्रभावी हो जाता है, प्रभावात्मकता उत्पन्न हो जाती है उनके काव्य में, उनकी भाषा में भी उत्कृष्टता आ जाती है। और यही कारण है कि हम काव्य में या कोई भी लेख में समासिक पदों का प्रयोग देखते हैं। समास का अर्थ है संक्षिप्त या संक्षेप में लिखना। अगर समास शब्द पर विचार किया जाए तो समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन आस, ठीक है। सम धन आस, सम उपसर्ग है और आस शब्द है। वैसे मूल शब्द समास जो है अस मूल धातु से बना है। अस मूल धातु है और सम उपसर्ग है। अस का अर्थ होना है और सम का तात्पर्य यहां पर समान रूप से या सम्यक रूप से, वृहत अर्थ है समान सम का, जैसा आप लेना चाहें। तो आस अगर संधि विच्छेद किया जाए समास का तो सम धन आस, आस का अर्थ है निकट या पास। तो शब्दों को पास पास रखना या निकट रखना ही समास का अर्थ है, ठीक है। समास का अर्थ क्या है? समास का अर्थ है शब्दों को संक्षिप्त में लिखना या पास पास रखना, संक्षेप में लिखना ही समास का अर्थ है। और आप लोग समास पहले भी पढ़े होंगे तो आपको ध्यान में आ रहा होगा, समास में यही करते हैं, कम से कम शब्दों के माध्यम से अधिक अर्थ प्रकट करना ही समास का लक्ष्य है। जैसे कि कोई शब्द लेते हैं, जैसे कि रसोई के लिए घर, ये समास का विग्रह है और इसका समासिक पद क्या है? रसोई घर। जैसे हम लिखते हैं रसोई घर, समझने का प्रयास करें, रसोई घर, ये समासिक पद है। लेकिन इसका विग्रह करने क्या हो जाता है? रसोई के लिए घर, इतना लंबा बन जाता है। ये रसोई के लिए घर, इसको हम संक्षिप्त में लिखते हैं तो क्या हो गया? रसोई घर। और ये रसोई घर ही क्या है? समासिक पद है, समासिक शब्द है। तो हम क्या कर रहे हैं? रसोई के लिए घर, जो इतना लंबा शब्द है, उसको संक्षिप्त में लिख रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, शब्दों को संक्षिप्त में लिखना ही समास कहलाता है। अगर हम समास की परिभाषा की बात करें तो समास की परिभाषा आपको समझ में आ ही रहा होगा, दो या दो से अधिक शब्दों का मेल ही समास है। अगर अच्छे से परिभाषा लिखा जाए तो दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक योग को समास कहते हैं, या दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया और सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास की परिभाषा आपको याद होगा, क्योंकि लगभग आप लोग छठवीं कक्षा से समास पढ़ते आ रहे हैं, तो समास के बारे में कुछ न कुछ तो जानते हैं। समास की परिभाषा यहाँ पर मैं लिख कर रखा हूं, देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक योग को समास कहते हैं।
समास में दो शब्दों को होना आवश्यक है, दो, एक शब्द का समास नहीं किया जा सकता। और परिभाषा देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। अब परिभाषा पर गौर कीजिए, मैं परिभाषा में क्या लिखूं, सार्थक शब्द, अर्थात जब हम दो शब्दों का योग करते हैं तो जो नया शब्द बनता है उस शब्द का कोई अर्थ निकलना चाहिए, इसीलिए मैं क्या कहा, सार्थक। कुछ भी हम शब्द बना देंगे दो तीन शब्दों को जोड़कर तो वो समासिक शब्द, समासिक पद नहीं बनता। जब तक उसका कोई निश्चित कोई एक अर्थ नहीं होगा तब तक हम उसे समासिक शब्द नहीं कह सकते। ठीक है, तो दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। परिभाषा आप लोग याद कर लीजिएगा और मैं समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे कि यहां पर दो शब्द है, जैसे कि देखिए राजपुत्र, ठीक है, इसका हम जब विग्रह करते हैं, समास विग्रह, तो क्या हो जाता है, राजा का पुत्र। ये राजपुत्र क्या कहलाएगा, एक समासिक पद या समस्त पद। ठीक है, अर्थात जब हम दो या दो से अधिक पदों को एक साथ मिला देते हैं, समासिक कोई शब्द जब समासिक प्रक्रिया से गुजरता है तो एक जो नया शब्द बनता है वह क्या कहलाता है, समासिक पद या समस्त पद। और जब समस्त पद का विग्रह किया जाता है तो वह क्या कहलाता है, समास विग्रह। अभी हम राजपुत्र एक समासिक पद है, इसका विग्रह किए, ठीक है, राज, तो उसका क्या हुआ, ये राजपुत्र का विग्रह हम क्या कर रहे हैं, राजा का पुत्र। तो ये राजा का पुत्र क्या है, समास विग्रह है, और राजपुत्र क्या है, समस्त पद या समासिक पद। इस समास के शब्दों का ज्ञान हमें होना बहुत आवश्यक है। और राजपुत्र का जो पहला शब्द है राज, ये पूर्व पद कराते हैं, क्या कराते हैं, पूर्व पद। जो प्रथम शब्द को पूर्व पद कहते हैं और अंतिम शब्द को उत्तर पद कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, समासिक पद के पहले प्रथम शब्द को पूर्व पद और अंतिम शब्द को उत्तर पद कहते हैं। और दो शब्दों को मिलाकर जब एक नया शब्द बनाया जाता है उसे समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। और समासिक पद का जब विग्रह किया जाता है, अर्थ रूप में जब उसको प्रकट किया जाता है तो उसे कहते हैं समास विग्रह। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, ये कुछ समासिक पद है। अब हम जानेंगे ये समास के प्रकार, समास कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं समास के कुल 6 प्रकार हैं, लेकिन मैं इसको अलग ढंग से लिखा हूं, 1 2 3 4 प्रमुख रूप से। और कर्मधारय समास और द्विगु समास को तत्पुरुष समास का ही एक अंग माना हूं और यही सही है। ठीक है, कुछ पुस्तकों में अलग अलग डायरेक्ट 6 प्रकार से दिया है और कुछ पुस्तकों में इस प्रकार से दिया है। तो प्रमुख रूप से कहा जाए तो समास के वैसे 4 प्रकार हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। और तत्पुरुष समास से ही जन्म हुआ है कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो आइए सबसे पहले जानते हैं हम अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है, नाम से स्पष्ट है, अव्ययी, जिस समास का पहला पद अव्यय हो। समास को आपको समझना है, परिभाषा रटना नहीं है। ठीक है, अवयव का अर्थ होता है जिसका किसी भी स्थिति में कोई उसके रूप में, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लिंग संबंधी, वचन संबंधी कोई उसका परिवर्तन नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, अवयव। तो जिस समास का पहला पद अव्यय है तो उसमें अव्ययी भाव समास होता है। परिभाषा देखिए, जिस समास का पूर्व पद अवयव हो और उसी का अर्थ प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, है ना। जैसे यहां पर देखिए यथाशक्ति, तो इसका विग्रह हुआ है शक्ति के अनुसार। ठीक है, यथाशक्ति एक समासिक पद है, मैं भी समझाने का प्रयास कर रहा था। यथा क्या, हम यथा को क्या कहेंगे, पूर्व पद, और शक्ति को उत्तर पद। ठीक है, और यथाशक्ति क्या है, एक समासिक पद है
जब इसके अर्थ को स्पष्ट कर रहे हैं, इसको तोड़ रहे हैं, हम अलग अलग पदों में तोड़ रहे हैं, हम समास वही पढ़े ना, ठीक है। पदों को, अलग अलग पदों को तोड़ना ही क्या है, समास का विग्रह है। और अलग अलग पदों का मेल करना ही क्या है, समास है, ठीक है। तो यथाशक्ति का विग्रह क्या हुआ है, शक्ति के अनुसार। तो यथा इसमें क्या है, अवयव है। और आपको समझ में नहीं आ रहा तो इधर देखिए नीचे, प्रतिदिन, जिसका विग्रह क्या हुआ है, हर दिन। प्रतिदिन का अर्थ भी क्या होता है, हर दिन। क्योंकि जब हम समास विग्रह करते हैं तो उसका अर्थ वहां पर प्रकट होता है। यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, आमरण मतलब मरण पर्यंत, बेखटके मतलब बिना खटके, ये विग्रह भी है और इस समासिक पद का यहाँ पर पूर्ण अर्थ भी प्रकट हो रहा है, ठीक है। तो एकदम सरल तरीका है अव्ययी भाव समास को समझना, जिस समास का पहला पद अव्यय हो, ठीक है, और उसी का अर्थ समान हो। अर्थ समान होने का तात्पर्य क्या है, जैसे शक्ति, शक्ति का अलग ताकत, लेकिन यथा शब्द उपसर्ग जोड़ देने से यहाँ पर क्या हो जाता है, शक्ति के अनुसार अर्थ ही बदल जाता है। तो याद रखिएगा, जिस समास में पहला पद अवयव या उपसर्ग हो वहां पर अव्ययी भाव समास होगा। बोलेंगे नहीं आप लोग, ठीक है। अवयव या उपसर्ग अगर प्रथम पद में कोई समासिक पद के आ जाए तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है। दूसरा समास हम पढ़ेंगे, तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास क्या है, परिभाषा देखिए, जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद गौण होता है, इसके समस्त पद बनते समय विभक्त चिन्हों का लोप हो जाता है तथा समास विग्रह करते समय विभक्त चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो तत्पुरुष समास में आप लोग ध्यान रखेंगे, तत्पुरुष समास में विभक्ति आता है जब हम विग्रह करते हैं, है ना, तो कारक विभक्ति आता है। उदाहरण में आप लोग देख पा रहे होंगे, और परिभाषा में भी समझाया मैं, इस समास का कौन सा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। और इसके पहले हम जो पढ़े थे अव्ययी भाव समास, उसका पहले पद प्रधान होता है, उसका अर्थ ही प्रधान होता है। तो अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान और तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। और अगर विभक्ति आता है उसका विग्रह करते समय तो आप लोग जान लेना वहां पर क्या समास है, तत्पुरुष समास है। उदाहरण देखिए, स्नान घर एक समासिक पद है, जब इसको हम तोड़ते हैं, इस स्नान घर का विग्रह करते हैं समास विग्रह, तो क्या हो जाता है, स्नान के लिए घर। तो स्नान के लिए घर क्या है, समास विग्रह है, और स्नान घर क्या है, समासिक पद है। तो इसमें देखिए, स्नान के लिए, के क्या है, एक विभक्ति है। विभक्ति जानते हैं आप लोग, कर्ता ने कर्म को करण से जो विभक्ति है ना, ये विभक्ति यहाँ पर आ जाता है। दूसरे में देखते हैं तो हस्तलिखित, यहाँ पर क्या विभक्ति आया है, हस्त द्वारा लिखित या हाथ द्वारा लिखित, तो द्वारा भी एक विभक्ति है। जनतंत्र, जनता का तंत्र का आ गया, का विभक्ति है। गृह प्रवेश में भी एक विभक्ति है। तो जब हम किसी समासिक पद को हम विग्रह करते हैं और विग्रह करने के में विभक्ति आता है, कारक आता है, तो वहां पर तत्पुरुष समास होता है। बिल्कुल भी आप लोग यहाँ पर भ्रमित नहीं होंगे। तत्पुरुष समास के विभक्ति के अनुसार 6 प्रकार और भी हैं। इसको हम तत्पुरुष समास को दूसरे वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगला समास हम पढ़ते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास भी तत्पुरुष समास का ही एक रूप है, ठीक है, अभी मैं बता रहा था। तो कर्मधारय समास, जिस समास का पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। पूर्व पद, पहले का पद क्या होगा, विशेषण, और उत्तर पद विशेष्य। विशेषण मतलब जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है, ठीक है, वो विशेषण है, ठीक है। तो उत्तर पद विशेष्य है, वहां कर्मधारय समास होता है। पूर्व पद तथा उत्तर पद में उपमेय उपमान संबंधी हो सकता है। तो हम परिभाषा सकते हैं, जिस समास का पूर्व पद विशेषण या उपमेय और उत्तर पद विशेष या उपमान हो, वहां पर कर्मधारय समास होता है। अगर आपको समझना है तो इसमें देखिए, अगर
जिस समासिक पद में एक पद दूसरे पद की विशेषता बताए, इतना बात याद रखिए आप लोग अर्थ को समझने के लिए। अगर एक शब्द जो है या पहला पद जो है दूसरे पद का विशेषता बताए या उपमेय उपमान संबंध हो। उपमेय भी आप लोग समझ, उपमेय मतलब जिसकी तुलना किया जाए और उपमान मतलब जिसके साथ तुलना किया जाए। तो इस प्रकार से आप संबंध देखते हैं तो वहां पर कर्मधारय समास होगा। जैसे कि देखिए पीतांबर का अर्थ है पीला अंबर, ये विग्रह भी है। तो यहाँ पर अंबर जो शब्द है उसकी विशेषता क्या बता रहा है? पीला, कि अंबर माने अंबर माने वस्त्र होता है, वस्त्र पीला है। ठीक है, तो पीतांबर, अंबर की विशेषता क्या है? पहला पीला, ये क्या है? विशेषता बता रहा है। तो पहला शब्द क्या हुआ? विशेषण हुआ, और दूसरा क्या है? विशेष्य है। जिसकी विशेषता बताया जाए वो विशेष्य है ना, जो विशेषता बताता है वो विशेषण। ठीक है, सभी उदाहरण देखिए। नील गाय, नील गाय देख पा रहे हैं आप लोग। नीला गाय, तो गाय की विशेषता क्या है? गाय नीला है। ठीक है, घन है श्याम, श्याम की यहां पर देखिए घन है, घन मतलब बादल, बादल कैसा है? काला है, श्याम रंग है। ठीक है, यहाँ पर उपमेय उपमान संबंध है, जो कि मैं नीचे लाइन देख रहा था वो ये उपमेय उपमान संबंध। तो घन श्याम, ठीक है, घन की तुलना किससे किया गया है? श्याम से किया गया है। महात्मा, तो महान आत्मा, आत्मा की, आत्मा को क्या बताया जा रहा है? पर आत्मा की विशेषता है कि आत्मा महान है। नरसिंह, नर में सिंह के समान। ठीक है, तो नर की विशेषता क्या है? नर सिंह के समान है। तो एकदम सरल है, इसको समझना है आपको। अगर एक पद, पहला पद दूसरे पद का विशेषता बताए या जिसमें तुलना किया जाए, उपमेय उपमान संबंध हो, तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। ठीक है, अगला पढ़ेंगे हम द्विगु समास। ये भी तत्पुरुष समास का ही रूप है। तो जिस समास का उत्तर प्रधान होता है तथा विशेष्य होता है तथा पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है, इसको आपको विशेष रूप से ख्याल रखना, संख्यावाची। ठीक है, याद रखना, अगर संख्यावाची शब्द आ जाए, पहला पद क्या हो जाए? संख्यावाची शब्द, तो वहां पर द्विगु समास होता है। जैसे पंचवटी, 5 वट वृक्षों का समूह। ठीक है, देखिए जितने उदाहरण सब में संख्यावाची शब्द पहले है, पंच, तिराहा, है ना, शताब्दी, शत, त्रिभुवन, त्रि, ये संख्यावाचक शब्द आ गए, मतलब याद रखना वहां पर द्विगु समास है। अब इसका भी दूसरा पद ही प्रधान होता है। ठीक है, दूसरा पद प्रधान आपको ख्याल रखना है, क्योंकि तत्पुरुष समास का ही ये कर्मधारय समास और द्विगु समास रूप है। तो तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान है, तो इन दोनों में भी दूसरा पद ही प्रधान होता है। और द्विगु समास का अगर आपको विशेष ख्याल रखना है तो संख्यावाची शब्द पहले आ गए, मतलब वहां पर द्विगु समास ही होगा, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम द्वंद्व समास। तो जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। यहाँ पर 3 विषय का थोड़ा ध्यान रखना आप लोग। बीच में और शब्द का लोप होता है, याद रखना। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। अब यहां पर देखिए, यहां पर ना तो पहला पद प्रधान होता है और ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि यहां पर दोनों पद प्रधान होता है। ठीक है, राजा रानी, हार जीत, दूध दही, है ना, किसी को हम नीचा नहीं कर सकते, यहाँ पर दोनों पद की प्रधानता है। ठीक है, और इस समासिक पद को देखना है तो बीच में योजक चिन्ह लगाता है। देखिए योजक चिन्ह लगा है यहाँ पर, ये योजक चिन्ह है। ठीक है, योजक चिन्ह लगा है मतलब वो क्या समास है? द्वंद्व समास है। और जब ऐसे समासिक पदों का विग्रह करते हैं तो बीच में मध्य में और शब्द आता है। क्या आता है? और शब्द। तो विग्रह करेंगे तो और शब्द आएगा, लेकिन जब समासिक पद बनाएंगे तो ये जो और शब्द है इसका लोप हो जाता है, याद रखिए। ठीक है,
और समासिक पद बनाते हैं तो बीच में क्या आ जाता है, ये जो चिन्ह लगा है योजक चिन्ह कहते हैं इसको, है ना, ये योजक चिन्ह आ जाता है। तो विशेष ख्याल रखिए आप लोग, ठीक है। जब विग्रह करेंगे तो और शब्द आ जाता है, लेकिन विग्रह का हम कोई समासिक पद बनाते हैं द्वंद्व समास में तो वहां पर योजक चिन्ह आ जाता है, ये याद रखेंगे। तो जिसमें दोनों पद प्रधान हो वहां पर द्वंद्व समास होता है, बीच में और शब्द का लोप होता है। यहाँ पर देखिए और शब्द का सभी में लोप है बल्कि योजक चिन्ह है, और जब विग्रह करते हैं तो वहां पर और शब्द आ जाता है, बहुत ही सरल है, ठीक है। अगला समास हम पढ़ेंगे बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में जिस समास में दोनों पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा पद प्रधान हो वहां बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है। अभी हम द्वंद्व समास पढ़ते उसमें दोनों पद प्रधान होता है, और एक बहुब्रीहि समास में दोनों पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है। अब तीसरा पद कैसे है, जैसे यहां पर हम देखेंगे उदाहरण, तो यहां पर नीलकंठ, पहला पद नील है और दूसरा पद कंठ है, ठीक है। तो ना तो नील की प्रधानता है और ना ही कंठ की प्रधानता है, बल्कि नीलकंठ किसे कहते हैं, नीला है कंठ जिसका अर्थात शंकर। तो यहाँ पर तीसरा पद क्या आ गया, शंकर जी आ गए। नीलकंठ किसे कहते हैं, तो नीलकंठ शंकर जी को कहते हैं। तो यहाँ पर नील की प्रधानता हुआ और नहीं कंठ की प्रधानता हुआ, प्रधानता किसकी हुई, शंकर जी। नीलकंठ किसे कहते हैं, शंकर को कहते हैं। तो परिभाषा पर ध्यान दीजिए, जिस समास में ना तो पहला पद प्रधान होता है और ना ही दूसरा पद प्रधान होता है बल्कि तीसरा पद प्रधान होता है। नीचे उदाहरण देखिए, दसमुख, तो दसमुख में भी दस और मुख दो पद है ना। दस मुख वाला अर्थात तीसरा कौन आया, रावण। दस मुख वाले कौन है, रावण है। तो यहाँ पर रावण की प्रधानता हो तीसरा पद। चतुर्भुज, न तो चतुर की प्रधानता है और न ही भुज की प्रधानता है, चार भुजाएं हैं जिसकी अर्थात विष्णु जी आ गए तीसरा पद, ठीक है। तो बहुब्रीहि समास आपको अच्छे समझ में आएगा होगा, जिस समास में दोनों पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है वहां बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है। तो ये हुआ 6 प्रकार के समास। लेकिन इसको पढ़ने के बाद भी हमारे मन में कई प्रकार के प्रश्न होते हैं, कहीं कहीं हम कंफ्यूज हो जाते हैं, संदेह में रहते हैं, और ऐसे कुछ जो समास है उसको हम पढ़ेंगे। आइए, तो यहां पर ये देखिए, जैसे कि द्विगु समास और बहुब्रीहि समास, कुछ उदाहरण ऐसे होते हैं जिसको हम दोनों समास में रख सकते हैं, और परीक्षा में ऐसे उदाहरण आते हैं तो हम यहाँ पर हमारे मन में संदेह उत्पन्न होता है। जैसे कि त्रिनेत्र है, तो हमको कोई समासिक पद को किस समास में रखना है वो उसके विग्रह पर निर्भर करता है, याद रखिएगा आप लोग। अगर मैं त्रिनेत्र का विग्रह करूंगा, त्रिनेत्र का विग्रह करूंगा, 3 नेत्रों का समूह, ठीक है, 3 नेत्रों का समूह, तो जहां पर समूह प्रकट हो वहां पर द्विगु समास होगा, ठीक है। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह, ऐसा अगर विग्रह करता हूं मैं तो वहां पर द्विगु समास होगा। लेकिन अगर इसका विग्रह मैं बहुब्रीहि समास के रूप में करूं तो त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके अर्थात, तो 3 नेत्र किसके हैं, शिव जी के, है ना। तो अगर विग्रह मैं इस प्रकार से करता हूं, 3 नेत्र हैं जिसके अर्थात शिव जी, तो वहां पर क्या समास होगा, अगर ऐसा विग्रह दिया है तो बहुब्रीहि समास होगा। चतुर्भुज, 4 है भुजा जिसके अर्थात 4 भुजा किसके हैं, तो 4 भुजा विष्णु जी के, है ना। तो यहां पर क्या समास होगा, बहुब्रीहि समास। तो ये कुछ शब्द ऐसे हैं, बहुत सारे शब्द मिलेंगे जो हमें संदेह में डालते हैं। तो विग्रह पर आपको विशेष ध्यान देना है कि उसका विग्रह किस प्रकार से हुआ है ना। और अगर द्विगु समास में है तो द्विगु समास के समान हमको विग्रह करना है, अगर बहुब्रीहि समास में दिया है तो बहुब्रीहि समास के समान उसका विग्रह करना है, ठीक है। तो ये जो समास है यही पर संपन्न होता है।
कुछ एक और हम देखने का प्रयास करते हैं। आइए मैं संक्षिप्त में इस समास को समझा दूं, आपको पूरा याद रहे समास। तो अव्ययी भाव समास एकदम आपको याद रखना है। अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान होता है, याद रखना, और जिसका पहला पद अवयव हो उसी का अर्थ प्रधान हो। ठीक है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है। और इसमें क्या आता है, विभक्ति आता है। जब हम इसका विग्रह करते हैं समासिक पद का तत्पुरुष समास का, तो उसमें क्या आते हैं, कारक आते हैं, विभक्ति आता है। ठीक है। और कर्मधारय समास के भी दूसरा पद प्रधान होता है, और पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष से होता है, या उपमेय उपमान संबंध निर्धारित होता है। द्विगु समास में भी दूसरा पद प्रधान होता है, और संख्यावाचक शब्द पहले आ जाए तो वहां पर द्विगु समास होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है। इसमें क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, किसमें, द्वंद्व समास में। और बहुब्रीहि समास में कोई तीसरा पद प्रधान होता है, न तो पहला पद प्रधान होता है और न ही दूसरा, बल्कि तीसरा पद प्रधान होता है, वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। तो अगर इस प्रकार से आप याद रखते हैं तो आप समास को कभी नहीं भूल पाएंगे। मुझे अपेक्षा है आप समास को ठीक से समझ पाए होंगे। धन्यवाद।